देखिए, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। परीक्षा खबरी के जो मंथली पीडीएफ हैं उनको आप तैयार करते चलिए। डेली ये वीडियोस देखते रहिए और आप साप्ताहिक रूप से इसको जो हम देते हैं इसको तैयार करते रहिए, साप्ताहिक या फिर द्विसाप्ताहिक। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स प्रबल रहेगा। लास्ट मोमेंट में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने नॉलेज को जितना हो सके और ज़्यादा ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी जितनी परीक्षाएं आप दोगे सब में परीक्षा खबरी आपकी मदद करेगा। कल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा जो परीक्षा खबरी देखते हैं, फीडबैक दीजिएगा कि आपको यहाँ से मदद मिली अथवा नहीं मिली, ईमानदारी से दीजिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं। 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा, 1 जून को भी दुग्ध दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह विश्व भर में मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है भारत में, वो वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के जनक थे भारत में, उनके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वहीं विश्व दुग्ध दिवस को FAO के द्वारा, विश्व खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा वर्ष 2001 से मनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी, माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 1 जून को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 से साइकिल के स्वास्थ्य और अन्य, चाहे वो पर्यावरण पे महत्व के लिए, इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है। 1973 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल 5 जून 1972 को पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन यूएन के तत्वाधान में स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जिसको कहते हैं, यहीं पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी होती है 5 जून को। इसी उपलक्ष्य में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय जो है नैरोबी में है। इस बार की जो थीम है पर्यावरण दिवस की, वह है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 2023 की जो थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन थी। 2024 की जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण व सूखा लचीलापन। ये इस बार की थीम है। नारा क्या है, हमारी भूमि। तो हमारी भूमि नारा के तहत ये थीम इस बार अपनाई गई है पर्यावरण दिवस के लिए। पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए हर वर्ष एक मेजबान राष्ट्र होता है। इस बार का जो मेजबान राष्ट्र है वो है सऊदी अरब। 18वें लोकसभा चुनाव परिणाम आ गए, जिसमें 543 में से 542 सीटों के ही परिणाम आए। एक सीट पर परिणाम पहले ही आ चुका था। निर्विरोध सूरत सीट पर मुकेश दलाल पहले ही विजयी घोषित किए जा चुके थे चुनाव से पहले ही। एनडीए गठबंधन को इन चुनावों में बहुमत हासिल हुआ, 292 सीटें हासिल हुई। इंडिया अलायंस को 234 सीटें हासिल हुई। हालांकि आप देख रहे होंगे कि अगले दिन 293 सीटें दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि एक और पार्टी इसमें शामिल हो गई थी एनडीए में। तो 293 सीटें, इसको अगर ऑप्शन में रहेगा तो 293 ही आप मानिएगा। इंडिया अलायंस को 234 सीटें प्राप्त हुई थी। एनडीए में अगर देखें और पूरे देश में, तो बीजेपी पहले स्थान पर रही 240 सीटें प्राप्त करके। तेलुगु देशम पार्टी 16 और जेडीयू 12। एनडीए की ये टॉप 3 पार्टीज थी। इंडिया अलायंस में कांग्रेस 99, सपा 37 और टीएमसी 29। टॉप 3 पार्टी जो देश भर में रही सीटें प्राप्त करने में, बीजेपी पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कांग्रेस, तीसरे स्थान पे सपा समाजवादी पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही सीट जीतने में। रिकॉर्ड जो बने वो ये बने कि 64.2 करोड़ का विश्व रिकॉर्ड मतदाताओं का इस बार बनाया भारत ने, जिसमें 312 मिलियन महिलाएं थी। नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार बहुमत के रिकॉर्ड की बराबरी की। लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। इंदौर मध्य प्रदेश में कुछ रिकॉर्ड बने, जैसे बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी रिकॉर्ड 11,75,000 मतों से जीते अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। अगर हम नोटा को दूसरे पे माने तो लगभग 10 लाख
कुछ थाउजेंड वोट से ये जीते, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी से 11,75,000 मतों से जीते। नोटा दूसरे नंबर पर रहा। अब तक के सबसे ज़्यादा मत नोटा को प्राप्त हुए पूरे देश में जब से नोटा लागू है। 2,18,674 मत इसमें नोटा को दिए गए। राज्य विधानसभा चुनाव। उड़ीसा में राज्य विधानसभा चुनाव हुए 147 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। बीजेटी को 51 और कांग्रेस को 14 सीटें प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। एनडीए को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला। टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी रहे 135, अकेले दम पर पूर्ण बहुमत इसको प्राप्त हुआ। जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला। 46 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई। सिक्किम में 32 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीटें 32 में से प्राप्त हुई। नीदरलैंड वर्ष 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बन गया। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे पे यूएई है। कासा क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दक्षिण कोरिया द्वारा अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई जिसका नाम कासा है। इसका मुख्यालय साचोन प्रांत में है। अभ्यास। भारत जिसमें भाग ले रहा है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। एक तो अलास्का अमेरिका में वायुसेना अभ्यास है रेड फ्लैग जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। दूसरा है हवाई जो कि अमेरिका में ही हवाई द्वीप है, वहाँ पे रिमपैक नौसैनिक अभ्यास जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इन दोनों ही अभ्यासों में भारत ने भाग लिया। किसमें किसमें? रेड फ्लैग जो कि अलास्का में हुआ और हवाई द्वीप पर रिमपैक नौसैन्य अभ्यास। पीवी सिंधु भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। न्यू ऑरलियंस ह्यूस्टन प्रांत अमेरिका में यह स्थान स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम 76वां NAFSA 2024 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू ऑरलियंस ह्यूस्टन अमेरिका में। इसमें भारतीय प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको की बात की जाए तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। राजधानी इसकी मैक्सिको सिटी है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 13वां बड़ा देश है। मुद्रा इसकी मैक्सिकन पेसो है। निमहांस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार इस संस्थान को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत WHO के द्वारा 2019 से की गई थी। टेस्ट एटलस, ध्यान रखिएगा कि विश्व के 50 सर्वोत्तम पोर्क व्यंजनों की सूची टेस्ट एटलस रिपोर्ट के माध्यम से जारी की गई जिसमें कोलंबिया का लेकोना शीर्ष अर्थात पहले स्थान पे है। सबसे या सर्वोत्तम पोर्क व्यंजन ये बना है विश्व का। दूसरे स्थान पे प्यूर्टो रिको का पर्नेल है। तीसरे स्थान पे मैक्सिको का ग्रिगांस है। भारत का जो सर्वोत्तम पोर्क व्यंजन है वो है विंदालू जो कि गोवा का स्थानीय व्यंजन है। यह पूरी लिस्ट में 14वें स्थान पे रहा, 50 की लिस्ट में 14वें स्थान पे रहा। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत ने व्यापार परिवर्तनों को लेकर ऑस्ट्रेलिया को विश्व व्यापार संगठन मध्यस्थता में घसीटा, इसलिए यह चर्चा में आया। QS 2025 विश्वविद्यालय रैंकिंग हाल ही में जारी हुई जिसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा। दूसरे स्थान पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है। तीसरे स्थान पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से हैं। भारत का प्रदर्शन इसमें काफ़ी सुधरा है। बॉम्बे जो कि पहले 149वें स्थान पे था इस बार 118वें स्थान पे है और भारत का सबसे या सर्वोत्तम यह रैंकिंग प्रदान किया हुआ संस्थान है। 150वें स्थान पे IIT दिल्ली है, पहले ये 197वें स्थान पे था। 211वें स्थान पे IISc बेंगलुरु है जो पहले 225वें स्थान पे था। तो भारत की तरफ से टॉप 3 कौन कौन से हैं? पहले पे IIT बॉम्बे, दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IISc बेंगलुरु। प्रेस्टन वक्र प्रेस्टन कर्व 1975 में सैमुअल प्रेस्टन के द्वारा इस वक्र को प्रस्तुत किया गया था, खोज की गई थी।
यह जीवन प्रत्याशा तथा प्रति व्यक्ति आय में संबंध दर्शाता है। प्रेस्टन वक्र, अमीर देशों के लोग गरीब देश के लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, इसका यह निष्कर्ष निकलता है। ओसिरिस एपेक्स नासा का उपग्रह है। सूर्य के पास क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था। सूर्य का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2016 में इस अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था नासा के द्वारा। बेन्नु नामक एक क्षुद्र ग्रह का इसने अध्ययन किया है। हाल ही में इसने एक और क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन किया है, इसलिए चर्चा में आया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में स्थापित यह संस्था, जो कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, UN और अन्य संस्थाओं को जो पर्यावरण के लिए काम करती हैं उनको सलाह देता है, तकनीकी और वैज्ञानिक सलाह देता है। पहला मैंग्रोव पारितंत्र का वैश्विक मूल्यांकन इसने जारी किया। फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम किसने जारी किया? IUCN ने। इसके अनुसार तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के तटीय मैंग्रोव को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है दक्षिण भारत के और मालदीव के तटीय मैंग्रोव को। हरियाणा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ किस राज्य ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की या घोषणा की? हरियाणा सरकार ने। सारथी 2.0 सेबी द्वारा लॉन्च पर्सनल फाइनेंस ऐप है निवेशकों की मदद के लिए। क्या नाम है इसका? सारथी 2.0। सेबी की स्थापना दोस्तों, सेबी जो कि बाजार नियामक सबसे बड़ा प्राधिकरण है, स्थापना 1988 में, वैधानिक संस्था 1992 में इसको बनाया गया था। अर्थात ये कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। शेयर बाजार पर नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। 2019 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, WHO और FAO द्वारा पूरे विश्व में इस अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस बार की जो थीम है इस दिवस की, वह है खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। 18वीं लोकसभा में महिला सांसद कितनी है दोस्तों? 74 हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। बीजेपी की सर्वाधिक है महिला सांसद 31। तो अभी इस लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या अगर लोकसभा में देखें सांसदों में 13.63% है, जो कि 2019 के 14.36% से थोड़ी सी कम है। 1952 में जो पहली लोकसभा चुनाव, जो पहले आम चुनाव हुए थे, उसमें महिलाओं की संख्या मात्र 4.41% ही थी। कोनोनेंको, जिनको ओलेग कोनोनेंको के नाम से भी जाना जाता है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 5वें मिशन पर ये गए हैं। इस तरह से अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं विश्व के। रामसर स्थल हाल ही में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों ही जो कि बिहार में स्थित हैं, इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस तरह से भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 82 हो गई है। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन ये हाल ही में किन देशों ने शुरू किया? तो भारत इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इसके अलावा अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। इनके द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन के लिए यह गठबंधन अलायंस शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन बैठक सैन डियागो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान हुआ। सैन डियागो ये कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। विश्व की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी ये थी जिसमें इसकी शुरुआत हुई। मैक्सिको H5N2 बर्ड फ्लू से पहले इंसान की मृत्यु अगर पूछेगा कहाँ पर हुई, बर्ड फ्लू के इस वेरिएंट से, सामान्य वेरिएंट H5N1 है, H5N2 नया वेरिएंट है, इससे पहली मृत्यु हुई इंसान की मैक्सिको में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। बिमरेन पहल, ब्लू इकोनॉमी में शोध को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक देशों के PhD छात्रों के लिए आरंभ किया गया ये हालिया पहल है। इसका फुल फॉर्म याद रखेगा बिमरेन का, बिम्स्टेक इंडिया मैरिन रिसर्च नेटवर्क।
इसको विदेश मंत्रालय, भारत सरकार व बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। आईआईटी कानपुर ने डीआरडीओ के साथ मिलकर डीआरडीओ उद्योग एकेडमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। अपने कैंपस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है डीआरडीओ के साथ मिलकर के। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 1992 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, ए ओशंस डे। थीम क्या है इस बार की? नई गहराइयों को जगाओ, अवेकन न्यू डेप्थ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस ध्यान रखिएगा, इससे अलग है, मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में। 9 जून 2024 को दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का लगातार तीसरी बार शपथ हुआ और इसके साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति बन गए इस तरह से शपथ लेने वाले लगातार तीसरी बार। मोदी 3.0 कैबिनेट में अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री, जो कि पहले भी थे। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह पुनः रक्षा मंत्री बने हैं। निर्मला सीतारमन पुनः वित्त मंत्री बनी है, वाणिज्य मंत्री बनी है। धर्मेंद्र प्रधान पुनः शिक्षा मंत्री बने हैं। एस जयशंकर पुनः विदेश मंत्री बने हैं। नितिन गडकरी पुनः सड़क परिवहन मंत्रालय इनको मिला है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनको दिया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक, ये 2 मंत्रालय मिले हैं। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, पहले भी थे ये, और आईटी मंत्री बनाया गया है। आर नायडू को या सी आर नायडू को उड्डयन मंत्री बनाया गया है। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। मनसुख मांडविया को खेल मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति व पर्यटन मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सहित कुल 31 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री अर्थात कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली थी 9 जून को। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन? प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने शपथ ली लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन? अनामिका राजीव। तृष्णा मिशन क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन है ये। भारत और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसीज हैं, इसरो और सीएनईएस, इनका ऊर्जा और जल बजट की निगरानी के लिए जारी किया गया यह मिशन है। क्या नाम है? तृष्णा। श्री रामोजी राव, रामोजी फिल्म सिटी के निर्माता, उसके संस्थापक और बड़े फिल्म व्यवसायी, भारतीय व्यवसायी और फिल्म निर्माता, ईटीवी नेटवर्क, रामोजी फिल्म सिटी और तमाम न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के ये प्रकाशक, उसके संस्थापक रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। अर्थ केयर उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का यह उपग्रह है, हाल ही में चर्चा में रहा। इसको पृथ्वी के जलवायु के अध्ययन के लिए भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। वान 2024 जो कि कनाडा के वान शहर में आयोजित हुआ, दरअसल ये UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सहायक निकायों का 60वां सत्र है, जो कि बान शहर कनाडा में आयोजित हुआ। इसको बान 2024 भी कह रहे हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन के हैं, अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके, जो कि जर्मनी के हैं। महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता, जो कि पोलैंड के महिला खिलाड़ी हैं। जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली के हैं, इनको हराया इन्होंने। पुरुष युगल का खिताब मार्सेलो एरेवलो व मेट पाविक ने जीता। महिला युगल का कोको गाफ और कैटरीना सेनियाक्यो ने जीता। मिश्रित युगल का खिताब लॉरा सीजमंड और ए रोजर वैसलिन ने जीता। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ष 2002 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, जब ILO कन्वेंशन 182 को अपनाया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध से संबंधित है। थीम इस बार की क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर।
भारतीय संविधान में बच्चे की परिभाषा को 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 24 में अगर आप पढ़ेंगे। वहीं आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य के प्रति जो ये नियम है, इसके तहत बच्चे की परिभाषा में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को रखता है। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। 1999 में आईएलओ कन्वेंशन नंबर 182 और 138 के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। वर्ष 2024 में इसकी 25वीं वर्षगांठ भी है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य श्रावस्ती, बलरामपुर में और गोंडा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इन तीन जिलों में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के। यह उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की गई थी। वर्तमान में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश के, पीलीभीत, दुधवा, अमनगढ़ और रानीपुर, जो कि चित्रकूट में स्थित है। मलावी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसके उपराष्ट्रपति सैलोस क्लॉस चिलिमा का विमान हादसे में निधन हो गया। इनके साथ पूर्व प्रथम महिला मलावी की, उनकी भी मृत्यु हो गई। कुल 10 लोग इस हादसे में मरे। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध देश है मलावी, जिसका पूर्व नाम न्यासालैंड है। इसकी राजधानी लिलोंग्वे है और मुद्रा क्वाचा है। सोर्स कोड हाल ही में बिल गेट्स का जारी किया गया घोषणा है कि वो सोर्स कोड नाम से 2025 में अपना संस्मरण लॉन्च करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। सोर्स कोड याद रखिएगा। निजनी नोगोरोड रूस का एक शहर है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पर आयोजित हुई। भारत से दम्मू रवि इसमें शामिल हुए। एस जयशंकर, जो कि चुनाव यहाँ चल रहे थे, आदि गतिविधियाँ चल रही थी, इसलिए शामिल नहीं हुए। मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया को सार्वजनिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि ये देश वर्ष 2023 में हिस्सा हो गए थे ब्रिक्स के। मोदी 3.0 नई कैबिनेट का पहला फैसला क्या रहा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी प्रदान की गई। 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 से इस दिवस को मनाया जाता है। एल्बिनिज्म एक दुर्लभ गैर संक्रामक आनुवंशिक रोग है। मेलानिन की अनुपस्थिति, दृष्टिबाधिता, त्वचा कैंसर जैसी परेशानियां इसमें उत्पन्न होती हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। 2004 में इसको पहली बार मनाया गया था। दरअसल 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर की खोज के लिए जाने जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। नोट कर लीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर की खोज और विलियम हार्वे की खोज अलग अलग थी और दोनों का महत्व अलग अलग है। डी मोटू कार्डिस एंड सांगुइनिस, इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज हुई थी विलियम हार्वे की, इसमें प्रकाशित किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस संस्था के द्वारा जो कि जारी होता है, 163 देशों के लिए जारी हुआ। टॉप 5 जो कंट्रीज हैं, सबसे शांत आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। भारत ने सुधार किया है। 2023 में भारत 126वें स्थान पे था। 10 स्थान सुधार करके भारत 116वें स्थान पहुंच गया है। सबसे अशांत देश कौन सा है? यमन है। वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट आई है कि अच्छा हुआ है? तो गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 0.56% की गिरावट आई है। कुवैत, यहाँ पर एक 7 मंजिला इमारत में आग लगने से सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 42 भारतीय भी शामिल थे। कुवैत एक पश्चिम एशियाई देश है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। इसकी मुद्रा दिनार है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में घोषणा की, कॉलेजों में वर्ष में अब 2 बार प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है वर्ष 2025 में। नोट करने वाली बात है कि क्वांटम विज्ञान के महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा
वर्ष 2023 में, कब, वर्ष 2023 में 6,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत हुई। 2023 से 2031 तक इस परियोजना को लागू किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे के स्थान पर थल सेना प्रमुख भारत के नए बन जाएंगे। विद्युत रक्षक क्या है? भारतीय सेना के द्वारा आरंभ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित ट्रैकिंग, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। क्या नाम है? विद्युत रक्षक। एप्पल कंपनी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। कितने डॉलर के मूल्य के साथ? 3.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य के साथ। जीमेक्स 2024 भारत जापान समुद्री अभ्यास है, योकोसुका जापान में हाल ही में आयोजित हुआ। एयर लोरा इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हाल ही में इजराइल ने परीक्षण किया। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 146 देशों के लिए जारी किया गया। आपको बता दें वैश्विक लैंगिक अंतराल का यह 18वां संस्करण है। 2006 में पहली बार यह सूचकांक जारी किया गया था। भारत इस बार 129वें पोजीशन पे है। पिछली बार भारत अच्छी पोजीशन पे था, 127वें पे था। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत 65वें स्थान पे है। आर्थिक भागीदारी और अवसर में 142वें स्थान पे है। स्वास्थ्य व जीवन रक्षा सूचकांक में 142वें स्थान पे है। शैक्षिक उपलब्धि में भारत 112वें स्थान पे है। तो भारत की चारों आधार जिनके आधार पे यह सूचकांक बनता है, इनमें सबसे अच्छी पोजीशन है राजनीतिक सशक्तिकरण में। आइसलैंड लगातार 14वीं बार पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड, पांचवें पे स्वीडन, सबसे लास्ट में सूडान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लग जाएंगे, जिस गति से हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में नए मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ कौन कौन बना है? सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग बने हैं, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बने हैं, डिप्टी सीएम यहाँ चौना मीन बने हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम पवन कल्याण बने हैं। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम 2 लोग बने हैं, पार्वती परिदा और केवी सिंह देव। नोट करने वाली बात है कि देश का पहला डिप्टी सीएम किसे माना जाता है? पहला उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार में ये हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उप मुख्यमंत्री पद का आलोचना करते हुए कहा था कि डिप्टी सीएम हाथ की अवांछित छठी उंगली है, और ये कहते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश का जब सीएम पद का शपथ लिया था, डिप्टी सीएम बनाने से इनकार कर दिया था। डिप्टी सीएम पद का संविधान में उपबंध नहीं मिलता है, अतः यह संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 163 के दायरे में आता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसको प्राप्त होता है। कोच्चि केरल में हाल ही में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने वाला है। कब आयोजित होने वाला है? जुलाई 2024 में, जिस कारण केरल वैश्विक चर्चा का विषय रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। G7 7 देशों का समूह है, 1975 में स्थापना इसकी हुई थी। हेडक्वार्टर या सचिवालय इसका कहीं नहीं है। जो देश जिस वर्ष इसकी अध्यक्षता करता है उसी के एजेंडे इसमें चलते हैं। 13 से 15 जून 2024 में यह अपुलिया क्षेत्र इटली में आयोजित हुआ। बोर्गो इग्नाजिया जो कि फसानो बिल्डिंग है, यहाँ पर यह आयोजित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन का यह 50वां संस्करण था। भारत से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया। जो 7 सदस्य हैं इसमें भारत नहीं है। 7 सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी और इटली। आमंत्रित देशों में भारत रहा। कौन कौन रहा आमंत्रित देशों में? तुर्की, भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, केन्या, मारितानिया। ध्यान रखिएगा, मारितानिया को कंट्री के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि ये अफ्रीकी संघ को आमंत्रित किया गया था और मारितानिया ने अफ्रीकी संघ का नेतृत्व किया। इसमें ट्यूनीशिया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन और वेटिकन सिटी, इन देशों को आमंत्रित किया गया था। इनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने भाग लिया। यूरोपियन यूनियन इसमें एक परंपरा के रूप में भाग लेता ही लेता है, तो इसने भी भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न वैश्विक संगठन
के अध्यक्ष जैसे अफ्रीकी विकास बैंक, IMF, OECD, UNO, वर्ल्ड बैंक, इनके प्रमुखों ने भी इसमें हिस्सा लिया। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक के द्वारा जारी होती है। हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2024-25 के पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया गया है। पहले यह 6.4% थी, अब यह 6.6% हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024-25 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1994 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। 1995 से प्रतिवर्ष इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। आपको कुछ फैक्ट्स बता दें जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा के लिए। भारत में मरुस्थलीकरण के डेजर्टिफिकेशन के प्रमुख जो कारण हैं, उनमें सबसे प्रमुख कारण विभिन्न प्रदूषकों में विभिन्न जो जियांट कारक जिनको कहा जाता है, तो पहले स्थान पे जल अपर्दन 10.98% का योगदान जल अपर्दन का रहता है। दूसरे स्थान पे वनस्पति क्षरण 8.91%, तीसरे स्थान पे वायु अपर्दन 5.55%। अन्य का योगदान भी थोड़ा थोड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखिए, शीर्ष 3 जो प्रमुख कारण हैं भारत में डिजर्टिफिकेशन के। वर्ष 2030 तक भारत ने एक लक्ष्य रखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 21 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करने का संकल्प भारत ने लिया है। कितने? 21 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको मुक्त कराना, अर्थात उसको अच्छा करना है। थीम इस बार की क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लीगेसी आवर फ्यूचर। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस होता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है। 2001 से शुरुआत हुई थी इसको मनाने की। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2000 में इसकी स्थापना की थी। बता दें कि 2001 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 का सम्मेलन हुआ था, जिसकी 50वीं वर्षगांठ थी 2001। ये सम्मेलन कब हुआ था? 1951 में। कहाँ हुआ था? जुलाई 1951 में ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसकी 50वीं वर्षगांठ थी 2001 में। यहीं से इसको मनाने की शुरुआत हुई विश्व शरणार्थी दिवस को। इस बार की जो थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। आपको बता दें कि होप अवे फ्रॉम होम अभियान वर्ष 2023 में शुरू किया गया था UNHCR के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको मनाया जाता है। 2015 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की का 69वां सत्र था, उसमें इससे संबंधित प्रस्ताव को रखा गया था, जिसको महासभा ने स्वीकृत कर लिया 11 दिसंबर 2014 को। और संकल्प याद रखिएगा, संकल्प नंबर 69/131 131। ये संकल्प संख्या किससे संबंधित है पूछेगा तो योग दिवस से संबंधित है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इस वर्ष 2024 में। इस बार की जो थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वह है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इस बार के जो वेन्यू हैं इस उत्सव को मनाने का, देखिए एक आधिकारिक वेन्यू, वैसे तो हर जगह लगभग इस दिवस को मनाया जाता है, तमाम उत्सव आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कुछ वेन्यूज़ होते हैं जो आधिकारिक रूप से तय किए जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पे जो वेन्यू रहा न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, और भारतीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर वेन्यू रहा, ये पूछेगा भी, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया, शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को इस बार स्थल बनाया गया था भारत में योग दिवस मनाने का। आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत में जो नोडल मंत्रालय है वह है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने 100 दिन पहले 13 मार्च 2024 को
विज्ञान भवन नई दिल्ली में योग महोत्सव 2024 इसको मनाने की शुरुआत की और इसकी थीम क्या रखी, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। क्या रखा था, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 2017 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें, फैक्ट याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े जो वर्षा वन है टॉप 2 के पहले स्थान पे अमेजन का नाम आता है, दूसरे स्थान पे कांगो वर्षा वन आता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2003 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। वहीं 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी सन 1948 से मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने का जो कारण है वो यह है कि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। इसकी जो इस बार की थीम है वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम PEA जो एक्ट है 2024, ये कब से लागू हुआ, 21 जून को रात देर से इसको लागू कर दिया गया। 3 से 5 वर्ष तक की कैद की सजा तथा 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान रखा गया है। कुल 15 गतिविधियों को इसमें चिन्हित किया गया है। संगठित अपराध के लिए सजा बढ़ा करके 10 वर्ष तक और जुर्माना 1 करोड़ तक का रखा गया है। बिहार हाई कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट है उसने हाल ही में एक निर्णय लिया जिसमें बिहार सरकार के जो आरक्षण सीमा थी 50% से बढ़ाकर SC ST OBC की जो कुछ समय पहले 15% बढ़ाने की जो निर्णय था बिहार सरकार का, उसको रद्द कर दिया है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उनमें एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स। इसमें स्वीडन पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे स्विट्जरलैंड, 5वें पे फ्रांस। 120 देशों के इस सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा 63वां रहा। सूरमा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला स्पीकर बन गई हैं। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर तो उड़ीसा विधानसभा की ये नई महिला स्पीकर बनी। इस तरीके से उड़ीसा विधानसभा की ये दूसरी महिला स्पीकर बन गई हैं। तजाकिस्तान हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न पूछेगा तो आप सोचेंगे इस्लामिक कंट्री है ये कैसे प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन इसने लगाया है। आधार क्या रखा है कि चरमपंथी जो समुदाय होते हैं वो इस तरह की मान्यताएं रखते हैं। राजधानी क्या है तजाकिस्तान की, दुशांबे है। मुद्रा क्या है, सोमोनी है। चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि रियासी जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, यही पूछ सकता है, 359 मीटर ऊंचा है जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर यह स्थित है। रेलवे के द्वारा हाल ही में इसका ट्रायल किया गया इसलिए ये चर्चा में आया। थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन बने हैं, थियो जेम्स। भर्तृहरि महताब जो कि उड़ीसा से आते हैं, पहले बीजेडी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, सांसद हैं वहाँ से। 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर बनाए गए हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया गया हाल ही में। तो प्रोटम स्पीकर को राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है और केंद्र में कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा की पहली जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता यही करते हैं। और नए लोकसभा अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं हो जाता, ध्यान रखें लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है सदस्यों के द्वारा ही, जब तक उसका चुनाव नहीं कर लिया जाता तब तक यही अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। सिपरी ने हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में परमाणु हथियारों पर अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें विश्व के 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, अर्थात विश्व में 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं।
इनमें रूस और अमेरिका के पास पूरे विश्व का 90% हथियार अकेले रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 4,380 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं। तीसरे स्थान पे चीन का स्थान आता है 500 परमाणु हथियारों के साथ। चौथे स्थान पे फ्रांस है 290 परमाणु हथियारों के साथ। पांचवें स्थान पे ब्रिटेन है 225 परमाणु हथियारों के साथ। भारत का स्थान छठा आता है 172 परमाणु हथियार भारत ने रखे हैं। पाकिस्तान से अधिक हो गया है परमाणु हथियार भारत के पास। अब पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास 70, तो वहीं उत्तर कोरिया के पास सबसे कम अर्थात 50 परमाणु हथियार हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? थाईलैंड। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लोगों को और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 24 लोगों को प्रदान किए गए। कुल इस तरीके से 47 पुरस्कार प्रदान किए गए इन श्रेणियों में। दो याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में के वैशाली को होमलेस के लिए, वहीं गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए हिंदी भाषा में दिया गया। विनोद गणात्रा भारतीय फिल्म निर्माता हैं। दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विनोद गणात्रा। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किल्ला वाला की ये पुस्तक है, जो कि आरबीआई में इनके 25 वर्ष जो इन्होंने गुजारे हैं उस पर आधारित है। उसमें तमाम जो घोटाले हुए, ठीक है, जिसमें एक बड़ा स्कैम शेयर मार्केट में था, वो भी उसके बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण दिया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार मिला है। रिस्क मैनेजर पुरस्कार मिला है। कांस फिल्म महोत्सव 77वां जो कि संस्करण था, ये कांस फ्रांस में आयोजित हुआ। शीर्ष पुरस्कार जो माना जाता है इस महोत्सव का पाल्मे डी ओर, जो कि निर्माता सीन बेकर को अनोरा फिल्म के लिए दिया गया। इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म दूसरा एक्ट रही, सेकेंड एक्ट रही। समापन फिल्म अनोरा रही। पायल कपाड़िया जो कि भारतीय हैं, ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला यहाँ पे, और इनके बारे में हमने चर्चा वीडियो में की है इसके पहले। मिगुएल गोम्स को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला ग्रैंड टूर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जेसी प्लेमंस को मिला काइंड्स ऑफ काइंडनेस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 4 एक्ट्रेसेस को मिला एमेलिया पेरेज मूवी के लिए, एड्रियाना पाज, कार्ला सोफिया, सेलेना गोमेज और जो सल्दाना को। सतत विकास रिपोर्ट 2024 एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 9वां संस्करण इसका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क एसडीएसन के द्वारा जारी किया गया। एसडीएसन की जो स्थापना की गई थी 2012 में की गई थी। इसके 3 सचिवालय हैं एसडीएसन के, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क, पेरिस और कुआलालंपुर में, अर्थात अमेरिका, फ्रांस और मलेशिया में। विश्व एसडीजी लक्ष्यों का केवल, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व एसडीजी लक्ष्यों का केवल 16% ही प्राप्त किया जा सकता है वर्ष 2030 तक, जिस गति से काम हो रहा है सतत विकास लक्ष्यों पे। तो एक बहुत ही निराशाजनक खबर है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं इसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस। ये देश ऐसे देश हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। ठीक, तो इस सूचकांक में ये टॉप 5 पे हैं। दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पे है 167 पे। 166वें पायदान पे अर्थात ठीक दूसरे नंबर पे नीचे से है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। भारत इसमें 109वें पायदान पे है। भारत का कुल स्कोर जो है 63.99 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ईपीआई जो 2024 है, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 वर्ष में जारी होता है। 11 श्रेणियों में इसमें मूल्यांकन किया जाता है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाया जाता है। 180 देशों में भारत 176वें स्थान पे है इस सूचकांक में।
भारत का स्थान नीचे से 5वें पे है, अर्थात भारत बुरी स्थिति में गुजर रहा है। इसमें विभिन्न जो इसके सब इंडेक्सेस थे उसमें वायु गुणवत्ता में भारत 177वें पे है। 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन में भारत 172वें पायदान पे है। जलवायु परिवर्तन में भारत 133वें स्थान पे है। वहीं टॉप 5 जो कंट्रीज हैं इस सूचकांक में वो है एस्टोनिया पहले स्थान पे, दूसरे पे लग्जमबर्ग, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे फिनलैंड, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब है कि एस्टोनिया ने काफ़ी काम किया है, पहले स्थान पे आने का मतलब है। स्पीकर जो नए बने हैं, जो नए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उड़ीसा में सुरमा पाढ़ी, सिक्किम में मिंगबा नोरबू शेरपा, अरुणाचल प्रदेश में तेसम पोंगटे, आंध्र प्रदेश में सी अय्यना पात्रुडू। ये चारों नए स्पीकर बने हैं 4 नए विधानसभाओं के। प्रोटेम स्पीकर की बात अभी हमने की थी, तो प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान लोकसभा के लिए अनुच्छेद 93 के 1 और विधानसभा के लिए अनुच्छेद 180(1) में दिया गया है। अब तक 3 प्रोटेम स्पीकर ऐसे हुए हैं, ध्यान रखिए लोकसभा के संदर्भ में, अब तक 3 प्रोटेम स्पीकर हुए हैं जो स्पीकर भी बन गए हैं, जिनका चुनाव स्पीकर के लिए कर लिया गया है। कौन कौन? जीवी बावलंकर जो कि पहले स्पीकर भी थे भारत के लोकसभा के, दूसरे सरदार हुकुम सिंह और तीसरे सोमनाथ चटर्जी। इस तरीके से याद रखिएगा कि भारत के पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे जीवी बावलंकर ही थे और भारत के पहले स्पीकर तो ये थे ही। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाली वीडियो में 2 संशोधन है, कर लीजिएगा इन्हें। पहला कि ये जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस होता है, इस दिन को जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो बता रहे थे कि वर्ष 2030 तक भारत ने 21 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। तो ये पहले लिया था, लेकिन 2019 में जो UNCCD का COP 14 हुआ था, उसमें भारत ने अपने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है। अर्थात अब भारत को 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करना है, ये लक्ष्य है। दूसरा संशोधन, यहाँ हमने बताया था कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो लोकसभा के लिए अनुच्छेद 95 न बताकर 93 बता दिया था मैंने, तो अनुच्छेद 95 में दिया गया है इसके बारे में प्रावधान। राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसे अस्थायी रूप से, तो 95(1) में है, न कि 93(1) में। इसको सही कर लीजिएगा। खालूबार युद्ध स्मारक, कौन सा? खालूबार युद्ध स्मारक भारतीय सेना के द्वारा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कहां पर खोला गया है? लद्दाख में। कौन? खालूबार युद्ध स्मारक, याद रखिएगा, लद्दाख में। 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये मुंबई में आयोजित हुआ। भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड को, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इस बार चर्चा में बहुत है, इसके पहले चर्चा में नहीं होता था। शायद इसके पहले मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आपने कहीं भी न्यूज़ भी नहीं देखी होगी, लेकिन इस बार PIB में भी स्पेशली इसका जिक्र हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार, स्वर्ण शंख पुरस्कार मिला। इसकी निर्देशक निष्ठा जैन है। सौर मिल्क एस्टोनियाई फिल्म है, इसको अंतर्राष्ट्रीय लघुकथा के लिए रजत शंख, सर्वश्रेष्ठ मूवी का सार मिल्क को, ये देखिए एस्टोनियाई मूवी है, ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया की फिल्म है, लघु कथा के लिए रजत शंख या सिल्वर कोच पुरस्कार प्रदान किया गया। ये 2 याद रखिएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हाल ही में जारी की गई, किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। अंकटाड की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। यह UN सचिवालय के अंतर्गत आता है। ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा और इकोसोक, आर्थिक और सामाजिक परिषद, दोनों को रिपोर्ट अपनी सौंपता है। ठीक है, विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देने का काम ये करता है अंकटाड। 1991 से प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से विश्व निवेश रिपोर्ट या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यह प्रकाशित करता है।
इस वर्ष भारत की स्थिति थोड़ी खराब रही निवेश के मामले में। भारत का जो एफडीआई है वर्ष 2023 में तेजी से नीचे गिर गया। पहले ये 48 बिलियन डॉलर था पिछले वर्ष, तब भारत की रैंकिंग 8 पर थी। विश्व में 8वें स्थान पे था भारत एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में। इस वर्ष मात्र 28 बिलियन डॉलर है, अर्थात 43% की एफडीआई में कमी आई पिछले वर्ष की तुलना में। भारत अब 15वें स्थान पर लुढ़क गया है। पहले स्थान पे कौन है? यूएसए, अमेरिका 311 बिलियन डॉलर की एफडीआई प्राप्त करने वाला और पहले स्थान पे ये कायम है। चीन दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पे हांगकांग है। महाराज यानी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों का संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? महाराजगंज में। किंग वल्चर के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इसका नाम जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र होगा। ये लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं दोस्तों, IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखे गए हैं। वर्ष 2007 में इनको इस श्रेणी में रखा गया था, रेड बुक में रखा गया था, रेड लिस्ट में रखा गया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2001 में पिंजौर हरियाणा में भारत का पहला, एशिया का भी पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, जिसका नाम जटायु प्रजनन व संरक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पिंजौर हरियाणा में। ये जो महाराजगंज में खोला जा रहा है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध या जिसको लाल सिर वाले गिद्ध कहते हैं, इनका संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। हालांकि इसका नाम भी जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र ही होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने इसलिए जिक्र कर दिया इसका। SVOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। आपको बता दें कि गामा, जो अंतरिक्ष में गामा रे विस्फोट है, उसका अध्ययन करने के लिए चीन और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह अभियान है, जिसको हाल ही में चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। SVOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर चीनी फ्रांसीसी उपग्रह है, चीन और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह अभियान। केरल के कोझिकोड जिले को यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे? कोझिकोड, केरल को। भारतीय विमानन एयरलाइन बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। एक दशक पहले ये 5वें स्थान पे था, अब कैसरे पे हो गया है? 30वें स्थान पर हो गया है। पहले स्थान पे यूएसए है 84 मिलियन सीटों के साथ। दूसरे स्थान पे चीन है 65 मिलियन सीटों के साथ। तीसरे स्थान पे भारत अब हो गया है 15 मिलियन सीटों के साथ। जापान चौथे पे है, 5वें पे ब्राजील है क्रमशः 12 और 10 मिलियन सीटों के साथ। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में नामित किया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। विश्व शिल्प परिषद WCC NGO है। 1964 में इसकी स्थापना NGO के रूप में की गई थी ओसबोर्न वेव के द्वारा। यूनेस्को में बाद में शामिल हो गया था। 2020 में इसका नाम बदल दिया गया, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल कर दिया गया, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है इसका WCC है। ये WCC बना हुआ है। नामाक्वालैंड दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है जहां दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला खोजा गया। कहां पे? नामाक्वालैंड में। ADB एशियाई विकास बैंक भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए इसने अभी हाल ही में 170 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया, जो कि बहुत बड़ा ऋण है। 1418 करोड़ रुपए का लगभग ये है। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वधावन महाराष्ट्र का एक स्थान है। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा हाल ही में यहाँ पर बंदरगाह को स्थापित करने के लिए 76,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो वधावन बंदरगाह कहाँ पर स्थित होगा? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। हेमिस महोत्सव, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्मोत्सव है, प्रतिवर्ष लद्दाख में हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा बौद्ध मठ है लद्दाख में, हेमिस मठ। गुरु पद्म संभव की जयंती पर यह महोत्सव मनाया जाता है। फायर ड्रैगन 480
चीन की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में आई जब चीनी मीडिया के द्वारा इसको लेकर के तमाम तरह के उलूल जुलूल दावे किए गए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली में ये स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम, स्व सेवा बैगेज ड्रॉप सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अब आपको बता दें कि जो बैग चेकिंग करने की जो प्रणाली है भारत में, इस वजह से काफ़ी लेट लतीफ़ी होती है। ये सिस्टम अपनाने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। यात्रियों को ही नहीं बल्कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। नोट करने वाली बात है, अभी हमने ऊपर नहीं बताया आपको, अंकटाड यूनाइटेड नेशंस, इसका नाम कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट था पहले। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार के लिए सम्मेलन, ये पहले इसका नाम था। 2024, आपको पता है हमने बताया 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 2024 इसका जो है 60वां स्थापना दिवस है, ठीक, अंकटाड का। इस अवसर पर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, अब इसका नाम हो गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। हालांकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो अंकटाड ही रहेगा, अर्थात अंकटाड के नाम से ही ये जाना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में इस दिवस की स्थापना की थी। 1989 में पहली बार मनाया गया था, तब से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है 26 जून को। इस बार की जो थीम है, साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें, द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। मध्य प्रदेश की सरकार ने, कैबिनेट के वहाँ की मंत्रिमंडल ने एक बड़ा निर्णय लिया। अभी तक मंत्रियों के आयकर को राज्य सरकार के द्वारा भरा जाता था, अब मंत्री इसको स्वयं भरेंगे, ये निर्णय लिया गया है। कहाँ की सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2014 में, आपको बता दें, एक फैक्ट याद रखिएगा कि रोटा वायरस वैक्सीन को शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। डायरिया के संदर्भ में इस फैक्ट को याद रखिएगा। मुंबई भारत का पहला जहां की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित संस्थान है, यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? मुंबई में है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हालांकि 2009 में यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तरुण आनंद इसके संस्थापक हैं। 2023 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से ये पहला विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समर्थित है, उस पर यह पूरी तरीके से समर्पित है। साइमन मॉक इसके हाल ही में कुलपति नियुक्त हुए हैं। साइमन मॉक एक विदेशी व्यक्ति हैं और इस तरीके से किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में पहली विदेशी नियुक्ति है कुलपति के रूप में यह, तो याद रखिएगा, फैक्ट पूछ सकता है। बिलन सोमालिया की एकमात्र महिला मीडिया समूह है जिसे कि वर्ल्ड की प्रतिष्ठित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? बिलन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर में, एनडीयू में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। तो अभी पूछेगा, भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। यहाँ से कोई भी फैक्ट ऊपर वाला या नीचे वाला पूछ सकता है। ब्रिक्स खेल 2024 कजान रूस में आयोजित हुए। इन खेलों में रसिया पहले स्थान पर रहा, 507 पदक इसने जीते जिसमें 264 गोल्ड थे। बेलारूस दूसरे स्थान पर रहा, 247 पदक इसने जीते, 55 गोल्ड थे इसमें। चीन तीसरे पायदान पर रहा 62 पदकों के साथ, जिसमें 20 गोल्ड थे। उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पे और 5वें स्थान पे ब्राजील का रहा। भारत इन खेलों में 29 पदकों के साथ 8वें स्थान पे रहा। भारत के इसमें 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य थे, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। रूस के लिहाज से ये खेल काफ़ी
कूटनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रूस की बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें 86 देश शामिल हुए, जहां अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं उनका ये प्रयास लगातार है, नाटो कंट्रीज खास करके, कि रूस को दुनिया से अलग थलग किया जाए। तो ये खेलों की सफलता जो है, इतना सफल आयोजन और 86 देशों का सम्मिलित होना, ये कहीं न कहीं रूस की एक बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है। रूस ने एक प्रकार से लाजवाब कर दिया है अन्य देशों को। अभी हाल ही में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उत्तर कोरिया की यात्रा की, वहाँ पे डिफेंस डील की। तो एक ऐतिहासिक यात्रा थी, अभी तक यात्रा की नहीं थी बहुत लंबे समय से किसी रसिया के राष्ट्रपति ने, और उसके बाद डिफेंस डील होना, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा जले पे नमक छिड़कने वाली बात थी। लेकिन फिलहाल 86 देशों का इसमें शामिल होना एक बड़ी विजय है। अगला जो खेल होगा यह ब्रिक्स खेल ब्राजील में आयोजित होगा। ब्राजील के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई कि इतना सफल आयोजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। केरल विधानसभा के द्वारा केरल राज्य का नया नाम केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। केरलम यहाँ पर पहले चेरों का शासक था, तो चेरलम के रूप में पहले जाना जाता था। कई साहित्यों में चेरलम शब्द मिलता है, इसीलिए केरलम से केरलम बना और केरलम से केरल बना। तो यह जो एक ऐतिहासिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अब केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा ये देखने योग्य होगा। हालांकि आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस MSME डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2018 में ये पहली बार मनाया गया था। भारत में भी भारत के आर्थिक विकास के दृष्टि से देखा जाए तो MSME का बहुत ज़्यादा महत्व है। यही कारण है कि MSME को लगातार भारत सरकार के द्वारा महत्व दिया जा रहा है। अभी हाल ही में श्री जीतन राम मांझी MSME मंत्रालय इन्होंने संभाला है, MSME मंत्री बने हैं। 27 जून 2024 को इनके द्वारा उद्यमी भारत MSME डे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एसोचैम संस्था के द्वारा 2 दिवसीय MSME सम्मेलन भी आयोजित हुआ 26 और 27 जून को। कहाँ पे? लखनऊ में। पूछ सकता है इसके संबंध में। 2024 की थीम जो है बहुत लंबी चौड़ी है। कई संकटों के समय में सतत विकास को गति देने और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की शक्ति व लचीलेपन का लाभ उठाना। भारत की अगर बात की जाए MSME की दृष्टि से तो लघु उद्योग विकास संगठन पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। एक और प्रश्न आ सकता है कि कायर बोर्ड जो कि MSME मंत्रालय का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, कायर बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन याद रखिएगा, पूछ सकता है। लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना अक्टूबर 1999 में हुई थी। ठीक है, ये एक ही मंत्रालय था, लघु उद्योग व कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, जिन्हें अलग कर दिया गया था। अर्थात लघु उद्योग मंत्रालय अलग हो गया था, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय अलग मंत्रालय हो गया था। कब? सितंबर 2001 में। 9 मई 2007 जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों मंत्रालयों को MSME मंत्रालय बना करके इसमें विलय कर दिया गया। तो एक नया मंत्रालय का गठन MSME मंत्रालय जो वर्तमान में है, इसका गठन 9 मई 2007 को हुआ था। इस MSME अधिनियम कब लागू हुआ था पूछ सकता है, तो अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ये वित्त का प्रबंध जो करता है MSME के लिए, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। ठीक, यहाँ से प्रश्न ये सभी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा में जो स्पीकर चुने गए, पुनः ओम बिरला इसके स्पीकर हो गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद जो कि 10 वर्षों से खाली था, राहुल गांधी को ये पद मिल गया है। 10 वर्षों के बाद ये पद फिल हुआ है। आपको बता दें कि ये जो पद है लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। एक प्रकार से वैकल्पिक सरकार समझ सकते हैं। यही कारण है कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
अर्थात मंत्री यहाँ मंत्रालय है तो इनके विरुद्ध एक मंत्री की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, जो वैकल्पिक जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी या पूर्ण नहीं करेगी तो ये जो विपक्ष का नेता है सरकार को जवाबदेह बनाएगा। ठीक है, कैसे जवाब देना देह बनाएगा आगे देखेंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि विपक्ष के नेता का जो पद है ये संवैधानिक पद नहीं है। कई जगह गलत आपको लिखा मिल जाएगा, ये संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि 2007 में 1977 में एक अधिनियम आया था संसद का, उसके द्वारा इसको विधिक शक्ति दी गई है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, वेतन भत्ते आदि प्रबंध किए गए हैं। नियम एक है, सचिवालयी नियम है, ये ध्यान रखिएगा। 1977 के अधिनियम में ये नियम नहीं है 10% वाला, बल्कि कार्मिक सचिवालय के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सदन की कुल सीटों में न्यूनतम 10% जीती हों, जो लगभग 55 सीटें होती हैं, कितनी 55 सीटें, अर्थात विपक्ष के नेता का पद हासिल करना है तो किसी भी पार्टी को कम से कम 55 सीटें आम चुनाव में जीतनी होंगी। लोकसभा में इतनी सीटें होनी चाहिए। तो 10 वर्षों से इसीलिए खाली था क्योंकि 55 सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई या कोई दल नहीं जीत पाया था। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, इसलिए योग्यता मिल जाती है इसको विपक्ष के नेता के पद की। विपक्ष का नेता दोनों सदनों में होता है, निचले और उच्च सदन दोनों में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। वर्ष 1977 में संसदीय अधिनियम के द्वारा इसको मान्यता दी गई। यह संवैधानिक पद नहीं है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। हालांकि इस अधिनियम में 10% का प्रावधान नहीं है, बल्कि ये सचिवालयी नियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि प्रथम लोकसभा जो विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह थे। राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन बने थे? श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, इनका नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सुविधाएं, सचिवालय में ऑफिस, 3,30,000 वेतन, जो कि लगभग 2.25 लाख वेतन से जो कि सांसद का वेतन होता है कहीं ज़्यादा है। हाई लेवल सिक्योरिटी जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। मुफ्त हवाई और रेल यात्रा। कई समितियों के सदस्य होंगे और कई समितियों के अध्यक्ष भी होंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। इस तरीके से सरकार के कार्यों पर निगरानी रखेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सीबीआई डायरेक्टर हो गया या अन्य जो नियुक्तियां हो गई उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री को इनसे भी राय लेनी होगी। इतने महत्वपूर्ण कार्य, इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्य मिल गए हैं राहुल गांधी को। उत्तर प्रदेश सीएसई एक संस्था है दिल्ली की, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता में देश में शीर्ष स्थान पर है, सबसे उच्च पायदान पे है। कौन? उत्तर प्रदेश। नई दिल्ली में 64वां आईएसओ अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन परिषद बैठक आयोजित हुई। कहां पर? नई दिल्ली में 25 से 27 जून। आपको बता दें कि इस परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। भारत को, चूंकि चीनी का सबसे ज्यादा उपभोक्ता भारत है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है विश्व का, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का, इसको देखते हुए, महत्व को देखते हुए भारत को 2024 के लिए आईएसओ का जो अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन है इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। आईएसओ की स्थापना 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। वर्तमान में 85 सदस्य देश हैं इसमें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहां पर जो ये कार्यक्रम था, परिषद की बैठक आयोजित होनी थी, उत्तर प्रदेश में कहां से, किस स्थान से इन कार्यक्रमों को शुरू किया गया? तो मुजफ्फरनगर से इन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आरंभ हुई। बैठक से ठीक पहले, अर्थात बैठक 25 से 27 जून तक होनी थी और ये कार्यक्रम शुरू हुआ 24 जून को। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। कौन? पराग्वे। इसकी राजधानी क्या है? आप लोग, ये दक्षिण अमेरिकी महत्वपूर्ण देश है, इसकी राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे। विश्व बैंक ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बना रहा, पिछले वर्ष भी था।
इस वर्ष भी बना रहा। रेमिटेंस सबसे ज्यादा भारत को प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ वर्ष 2023 में? 120 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू गया भारत ने। दूसरे स्थान पे चीन है 50 बिलियन डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पे फिलीपींस है 39 बिलियन डॉलर के साथ। चौथे स्थान पे पाकिस्तान है 27 बिलियन डॉलर के साथ। भारत को सर्वाधिक जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो अमेरिका से प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। शत्रु एजेंट अध्यादेश कानून का संबंध किस राज्य से है? ये पूछ सकता है तो जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। पहली बार इसे 1917 में जारी किया गया था। हाल ही में वहां के डीजीपी के एक बयान के बाद यह चर्चा में आया। वहां पे जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, मुखबिरी हो रही है तमाम तरह की, उस पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को लागू करने की सिफारिश वहां के डीजीपी ने हाल ही में की है। इसके बाद इस पर चर्चा तेज हो गई क्योंकि इस कानून के जो प्रावधान हैं वो अभी तक के जितने भी आतंकवाद रोधी कानून हैं उनसे कहीं ज्यादा कड़े हैं, कहीं ज्यादा कठोर हैं। ठीक, मृत्युदंड जैसी सजा है इसमें, छोटे छोटे जो आतंकवाद से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए। ठीक, तो इसके बाद ये चर्चा में आया। पूछ सकता है शत्रु एजेंट अध्यादेश कानून का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। केरल के कोच्चि शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहां पे? कोच्चि, केरल में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ इस फेडरेशन का। GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एनवायरनमेंट के लिए जो वैश्विक प्रोग्राम यूएन के या फिर अन्य संस्थाओं के चलते हैं उनको वित्त पोषण प्रदान करने का काम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी करता है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा करता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इसका पुनर्गठन किया गया। वर्तमान स्वरूप इसी के अनुसार है इसका। IBRD अर्थात विश्व बैंक इसका ट्रस्टी है और तमाम जो वैश्विक संस्थाएं हैं पर्यावरण से जुड़ी वो इसके भागीदार हैं। 67वां GEF परिषद बैठक का आयोजन हाल ही में वाशिंगटन DC, जो कि इसका मुख्यालय भी है, सचिवालय भी है, यहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये पूछ सकता है 67वीं GEF परिषद बैठक कहाँ आयोजित हुई? वाशिंगटन DC में। इसमें जो महत्वपूर्ण बात रही, 34 पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए 736.4 मिलियन डॉलर की मंजूरी इस बैठक में प्रदान की गई। तो GEF का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC में। ये सब फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हंसा मेहता हाल ही में चर्चा में रही जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इनको कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इनके योगदान को देखते हुए, खासकर महिला सम्मान, महिला अधिकारों के लिए जो इन्होंने काम किया है। 24 जून को बता दें आपको कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 2021 में कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई। 2022 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हंसा मेहता प्रख्यात भारतीय विद्वान, शिक्षिका और समाज सुधारक थी, लेखिका भी थी। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। 3 जुलाई 1897 में इनका गुजरात में जन्म हुआ था। गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। गांधी जी के साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था। देश सेविका संघ, जिसको राष्ट्रवादी महिला श्रमिक समूह भी कहा जाता है, इसका भी नेतृत्व इन्होंने किया था। भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसकी भी 15 महिला सदस्यों में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार करने में इन्होंने योगदान किया था। उसकी भाषा खासकर चेंज करने में, जो कि पुरुष प्रधान भाषा थी, उसको समान स्तर पर लैंगिक समानता तक ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जैसे सभी पुरुष स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं, इस वाक्य को बदल करके इन्होंने सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं, पहले पुरुष था, इन्होंने सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं, ये करने का सुझाव दिया था, जिसको अपना भी लिया गया। ये यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार आयोग की दूसरी महिला प्रतिनिधि भी थी। पहली कौन थी? एलेनोर रूजवेल्ट थी। इसके अलावा 1945 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। हैदराबाद में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था।
अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1950 में यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार आयोग की ये उपाध्यक्ष रहीं। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की 1950 में। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को? हंसा मेहता ने। 1959 में इनको पद्म भूषण जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। अब खरीफ फसलों के लिए हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए। याद रखिएगा इसको दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। 2-3 अनाजों का खासकर पूछता है, लेकिन याद रखिएगा इसका मिलान करने के लिए आ सकता है। जो सामान्य धान है उसको जो है कितना कर दिया गया है? पहले 2183 था मूल्य प्रति क्विंटल, 117 रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2300 कर दिया है। ग्रेड ए धान का मूल्य 2203 रुपया था, 117 रुपए बढ़ाकर 2320 रुपए कर दिया गया है। ठीक, ज्वार का जो मूल्य है हाइब्रिड और मालदंडी दोनों का देख लीजिए, 3371 रुपए कर दिया गया है। पहले 3180 था, 191 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 196 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है मालदंडी में हुई है। ठीक, पहले 3225 रुपए दाम था, 3421 हो गई है। बाजरा का मूल्य जो समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी है 2625 रुपया हो गया है। 2500 रुपए पहले था, तो 125 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रागी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, 4290 रुपए रागी का दाम हो गया है। 3846 पहले था, 444 रुपए का इजाफा किया गया है। मक्का 2225 रुपए हो गया है, 135 रुपए मूल्य इसका बढ़ाया गया है, 2090 रुपए पहले था। दालों की बात करें तो अरहर या तूर 7550 रुपए इसका दाम हो गया है। पहले 7000 रुपए था, 550 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी अरहर या तूर में की गई है। मूंग का दाम 8682 रुपया हो गया है, 8558 रुपए पहले था, 124 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उड़द 7400 रुपए इसका दाम हो गया है, 450 रुपए के मूल्य की बढ़ोतरी के साथ। तिलहन में देखें तो मूंगफली 6783 रुपए हो गया है दाम, पहले 6377 रुपए था, 406 रुपए इसका मूल्य हो गया है। सूरजमुखी के बीज पहले 6760 में थे, 520 रुपए बढ़ाकर 7280 कर दिया गया है। सोयाबीन जो पीला सोयाबीन है 4600 रुपए था, 292 रुपए बढ़ा करके 4892 कर दिया गया है। तिल इसमें पहले 8635 रुपए था मूल्य, 632 रुपए बढ़ाकर 9267 कर दिया गया है। नाइजर सीड में सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई है 983 रुपए की, पहले 7734 रुपए मूल्य था, 8717 अब कर दिया गया है। कपास का मूल्य 7121 रुपए हो गया है, जो मीडियम स्टेपल है, 501 रुपए बढ़ोतरी की गई है। वहीं लॉन्ग स्टेपल में भी 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी जो हुई है एमएसपी में, नाइजर सीड की एमएसपी में हुई है 983 रुपए। खासकर धान का देखिएगा 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किसी भी रूप में इसको पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में 1884 में स्थापित हुआ था, हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 जीता है। किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। हॉकी इंडिया ओलंपिक के लिए पुरुष टीम की हाल ही में घोषणा की गई है भारत के लिए, जिसके कप्तान हरमनप्रीत सिंह बनाए गए हैं, उप कप्तान हार्दिक सिंह बनाए गए हैं। पेरिस में जो ओलंपिक आयोजित होने वाले हैं। कपिल देव जो कि भारत के महान क्रिकेटर हैं, 1983 विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। भारत के नए गोल्फ प्रमुख, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं कपिल देव। फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फ्रीडम एज इसका नाम है। आज़मे इस्तेहकाम, स्थिरता के लिए संकल्प इसका अर्थ होता है। पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा वहाँ पर आतंकवाद से लड़ने के लिए आरंभ किया गया यह अभियान है।
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए सेना उप प्रमुख बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान ये लेंगे, जो कि उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख भारत के बन रहे हैं। लद्दाख, यहाँ पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर लिया गया है। इस तरीके से उल्लास कार्यक्रम के तहत, उल्लास अभियान के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है लद्दाख भारत की। यहाँ पर उल्लास कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता दर हासिल कर ली गई है। ठीक, सेंट ट्रोपेज फ्रांस का शहर है। यहाँ पे 43वां विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल आयोजित हुए, जिनको मेड गेम्स भी कहते हैं। चिकित्सा पेशेवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन ये माना जाता है। पहली बार ये आयोजन 1978 में फ्रांस के कांस में आयोजित हुए थे। भारत ने इस प्रतियोगिता में 32 पदक कुल जीते, जिसमें 19 गोल्ड, 9 सिल्वर अर्थात रजत और 5 ब्रॉन्ज या कांस्य मेडल रहे। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किस मंत्रालय का अभियान है? तो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत शुरू किया गया इनिशिएटिव है, पहल है। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक यह पहल चलाई जा रही है। उल्लास के बारे में बात करें, ऊपर हमने चर्चा की लद्दाख के संदर्भ में 97% साक्षरता हासिल किया लद्दाख ने। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है 15 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षरता और कौशल में अंतर को पाटना। इसका जो लक्षित वर्ग है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु समूह के व्यक्ति जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको साक्षर बनाना है। वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक ये अभियान चलाया जा रहा है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। 2007 से भारत सरकार इस दिवस को मनाती है। आपको एक बात बता दें हम कि विश्व स्तर पर विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 20 अक्टूबर की डेट और 29 जून की डेट में अंतर करिएगा। 29 जून को भारत के महान सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून 1893 को कोलकाता में। इसीलिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांख्यिकी को बहुत योगदान दिया इन्होंने। भारत में सैंपल सर्वे जो होता है उसके जनक माने जाते हैं। इनके जो सर्वेक्षण रहे आज भी अर्थशास्त्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकलन में इसका उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहला जो योजना आयोग बना था उसके प्रारंभिक सदस्यों में से एक थे। 17 दिसंबर 1931 को, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्होंने की थी। महालनोबिस डिस्टेंस D2 की पहचान इन्होंने की थी, जिसका प्रयोग आबादी की तुलना और समूहीकरण के लिए किया जाता है। इनको सबसे ज़्यादा जो याद किया जाता है वह है बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे के लिए, नमूना सर्वेक्षण के लिए। इस बार की जो थीम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की वह है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करना, यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। पीसी महालनोबिस को बहुत सारे पुरस्कार मिले थे विज्ञान और सांख्यिकी के क्षेत्र के। भारत में इनको 1968 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। विश्व बैंक, भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए विश्व बैंक ने $1.5 बिलियन के बड़े ऋण की मंजूरी प्रदान की है। इस तरह की यह दूसरी फंडिंग है। इसके पहले जून 2023 में भी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए $1.5 बिलियन मंजूर किया जा चुका है विश्व बैंक के द्वारा। मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, डच प्रधानमंत्री हैं, इनको नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, जिसको AIP इंडेक्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो IMF के द्वारा जारी किया गया है 174 देशों के लिए, जिसमें शीर्ष 3 स्थान पे क्रमशः सिंगापुर, दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे पे USA अमेरिका रहा।
भारत का जो इसमें रैंक है वह है 72वीं। तो भारत 174 देशों में 72वें पायदान पे है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 विश्व में रहने योग्य स्थान इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट संस्था के द्वारा ये इंडेक्स 2024 का जो जारी किया गया है, 173 देशों का इसमें 173 शहरों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पायदान पे है, अर्थात विश्व में सबसे रहने योग्य शहर है। टॉप 5 जो शहर हैं विश्व के रहने योग्य, पहले पे वियना है, दूसरे पे कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी जो कि है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का तीसरे स्थान पे है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का चौथे स्थान पे है, कैलगरी कनाडा का और जेनेवा स्विट्जरलैंड का ये दोनों संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे हैं। सबसे निचले पायदान पे वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और उसके ऊपर कीव है यूक्रेन की राजधानी। ये सबसे निचले पायदान पे दोनों शहर हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यूरोपियन परिषद यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? एंटोनियो कोस्टा। बन्नेरघट्टा जैव अभ्यारण्य जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण भारत का पहला तेंदुआ सफारी लियोपार्ड सफारी खोला गया है। कहाँ पर? बन्नेरघट्टा जैव अभ्यारण्य में। विक्रम मिस्री भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। ये भारत के 35वें विदेश सचिव हैं। ये विनय मोहन कात्रा का स्थान लेंगे। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है एग्जाम में भी, कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे। पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत के वो कौन थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ऑफिशियल इसके लिए घोषणा की है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। डेनमार्क, यहाँ पर पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया गया है। कहाँ पर? डेनमार्क में। पशुधन उत्सर्जन मतलब मुख्य रूप से कार्बन और CH4 अर्थात मेथेन की बात हो रही है। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसे भारत के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ADE, इसके द्वारा DRDO के लिए बनाया गया है। यह क्या कार्य करता है? तो अभ्यास जो परीक्षण अभियान होते हैं भारत के, उसके लिए नकली दुश्मन विमान बनाता है जिसको टारगेट किया जा सके। ठीक है, हाल ही में 6ठा सफल परीक्षण इसका DRDO के द्वारा किया गया है। अभ्यास याद रखिएगा। अरुंधति राय पेन पिंटर पुरस्कार 2024 इनको मिला है। बड़ा प्राइज माना जाता है लेखकों के लिए। आपको बता दें कि अरुंधति राय की पहली ही पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए 1997 में इनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है। UAE संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछ सकता है प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हाल ही में पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान या ग्रीस नए अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। 2 वर्षों के लिए कार्यकाल होगा। ये किसका स्थान लेंगे? तो क्रमशः जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड की जगह ये लेंगे। 5 सदस्य हर वर्ष नियुक्त होते हैं, 5 सेवानिवृत्त होते हैं। आपको बता दें कुल 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। इनमें से प्रतिवर्ष 5 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 5 नए की नियुक्ति होती है। 4 क्षेत्रीय समूहों से इनका चुनाव किया जाता है। ये 4 क्षेत्रीय समूह हैं: अफ्रीका व एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश। ये सदस्य केवल अपने क्षेत्रीय समूह से उम्मीदवार हो सकते हैं। जैसे भारत है तो अफ्रीका और एशिया अर्थात एशिया से ही चुना जा सकता है। यही क्षेत्रीय अर्थात 4 में से केवल यही जो क्षेत्रीय समूह है वही उसका चुनाव करेगा। जो एशिया से देश होगा, जो अफ्रीका से देश होंगे,
केवल यहीं से वो अपनी उम्मीदवारी मतलब उम्मीदवारी कर सकते हैं। सदस्य केवल अपने क्षेत्रीय समूह से ही उम्मीदवार हो सकते हैं। चुनाव जो है गुप्त मतदान होता है। संयुक्त राष्ट्र के उपस्थित और जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से चुने जाते हैं जो सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 पूर्ण सदस्य हैं और ये जो चुनाव होता है पूर्ण सदस्य ही इसमें मत कर सकते हैं। पर्यवेक्षक और गैर स्थायी सदस्य मतदान इसमें नहीं कर सकते हैं। तो अभी संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 पूर्ण सदस्य हैं, याद रखिएगा। IAS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा के स्थान पर ये नए मुख्य सचिव, नए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। देखिए विश्व कप हम कल वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, विश्व कप और आज से जो कानून लागू हो रहे हैं, तीनों नए कानून जो लागू हो रहे हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।